हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग उसी चैप्टर यानी चैप्टर 2 का जो नाम है राजा और उसकी राज्य, उसका हम लोग आज प्रश्न अभ्यास करेंगे। अब तक हम लोग पाठगत प्रश्न किए हैं, यानी कि आंतरिक प्रश्न, जो बुक के अंदर के जो प्रश्न थे उसको, जो चैप्टर के अंदर के थे उसको हम लोग किए हैं। अब आज प्रश्न अभ्यास करेंगे पाठ्य पुस्तक से। तो पहला है, ये दिया है कि फिर से याद करें। इसमें पहला है जोड़ा बनाओ। तो देखते हैं बुक से, इसको करते हैं। तो ये हमारा है फिर से याद करें में पहला है जोड़ा बनाओ। हमें जोड़ा बनाना है, इसमें मिलाना है। तो गुर्जर प्रत्यार कहाँ के शासक थे? तो ये गुजरात और राजस्थान के शासक थे। गुर्जर प्रत्यार गुजरात और राजस्थान के शासक थे। फिर राजकोट जो थे वो पश्चिम दक्कन यहाँ के शासक थे। दो। फिर पाल जो थे वो बंगाल के शासक थे। ये पाल जो है बंगाल के शासक थे। और चोल जो है वो तमिलनाडु के शासक थे। और आपको याद है पिछली वाली वीडियो में हम बताया आपको कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें कौन कौन से शासक थे? तीन शासकों ने उसमें भाग लिया था, उसके लिए लड़े थे। तो वो है गुर्जर प्रत्यार, राजकोट और पाल। ये तीन शासक थे, याद रखना आप लोग। इसी ने इतिहासकारों ने इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा। कन्नौज के लिए इन्होंने संघर्ष किया, उस पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। ओके, अब दूसरा है हमारा, हाँ यहाँ पे देखिए पूछा है ना, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे? तो तीनों पक्ष आपको बताइए ना कि गुर्जर प्रत्यार पहला हो गया, फिर राजकोट दूसरा हो गया, पाल जो तीसरा। त्रिपक्षी में तीन लोग थे, गुर्जर प्रत्यार, राजकोट और पाल वंश। ओके, दिखाती हूँ आपको आंसर। ये देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष, पहला है गुर्जर प्रत्यार, दूसरा राजकोट, तीसरा है पाल। ये तीन लोग थे। अब नेक्स्ट है हमारा तीसरा नंबर है क्वेश्चन, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी? जो चोल साम्राज्य था में सभा की, इसमें जो है सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए में क्या आवश्यक शर्तें थी? तो आंसर होगा हमारा, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए निम्न शर्तें आवश्यक थी। पहला है, सभा की सदस्यता के लिए जो इच्छुक लोगों की सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। पहली शर्त ये थी कि जो लोग इसकी सदस्यता, सभा की जो सदस्यता के लिए जो लोग इच्छुक थे उनको, तो पहली शर्त ये थी कि जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए जो भूमि, ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। भू राजस्व वसूला जाता है, ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए, पहली शर्त। फिर दूसरी शर्त थी उनके पास अपना घर होना चाहिए, ये दूसरी शर्त थी। तीसरी थी उनकी उम्र जो है 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, यानी 35 साल से 70 साल के बीच के जो लोग रहेंगे वही उस समिति के सदस्य बन सकते हैं। तीसरी शर्त थी ये। चौथी शर्त है हमारे, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ये जो लोग हैं इन्हें वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए। और फिर पांचवा, ईमानदार होना चाहिए। और छठा है, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इतनी 6 जो थी वो उनकी शर्तें थी। और इन शर्तों में जो सब पास होते थे वो लोग उसकी समिति का सदस्य बनते थे। तो आपको याद हो गया होगा कि जो लोग भूमि का जो स्वामी होता था वहाँ पे, मतलब वहाँ से भू राजस्व वसूला जाता हो। तो पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनके पास अपना घर रहेगा तब वो सदस्य बन सकते हैं। तीसरा है कि 35 से 70 के बीच उनकी उम्र होनी चाहिए। चौथा है कि उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। और पांचवा, ईमानदार होना चाहिए, जो आज कोई होता ही नहीं है। और छठा है, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ये 6 शर्तें हैं। ओके, अब नेक्स्ट है चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन कौन से थे? तो जो चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर थे, इसमें 2 पूछा तो 4 लिख दिए। तो पहला हो गया कन्नौज, दूसरा हो गया बनारस। आप ये भी ऐड कर सकते हैं इंद्रप्रस्थ और प्रयाग। ये सब इसके प्रमुख नगर थे जो चाहमानों के नियंत्रण में आते थे। ओके,
और कन्नौज के लिए किसने लड़ाई लड़ी थी? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पालवंश, इन तीनों ने मतलब संघर्ष किया था इस पे कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए। और इसमें किसका नियंत्रण था? तो चाहमानों का नियंत्रण था। ओके, अब नेक्स्ट है आइए समझे। इसमें 5वां क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? जो राष्ट्रकूट शासक थे वो शक्तिशाली कैसे बन गए, ये हमें इसका आंसर बताना है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा, राष्ट्रकूट शुरू में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। जो राष्ट्रकूट थे वो शुरू में जो थे वो कर्नाटक के जो चालुक्य राजा थे उनके अधीन थे। और 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने चालुक्यों की अधीनता से इनकार कर दिया। जो 8वीं सदी थी उसके मध्य में एक जो राष्ट्रकूट शासक थे वो 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट शासक थे दंती दुर्ग। इन्होंने चालुक्यों की अधीनता को मतलब इनकार कर दिया कि हम आपके अधीन काम नहीं करेंगे, अब हम आपके अधीन नहीं रहेंगे। अधीन मतलब इनको इनकार कर दिया। बाद में चालुक्यों को उसने हराया और अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि की। और बाद में एक तो मना कर दिया, फिर उसको अब जब मना कर दिया तो कोई शांत तो बैठेगा नहीं, उसे गुस्सा तो आएगा ही। तो उसके बाद उन्होंने चालुक्यों से युद्ध लड़ा होगा, फिर उसको चालुक्यों को हराया, फिर अपनी शक्ति को और अपनी सैनिक शक्ति में जो है वृद्धि की। ऐसे जो है वो शक्तिशाली बन गए राष्ट्रकूट शासक। पहले तो वो जो थे वो चालुक्यों के राजा के अधीन थे, लेकिन मध्य में 8वीं सदी के मध्य में जो राष्ट्रकूट के जो दंती दुर्ग थे उन्होंने उनकी अधीनता को अस्वीकार कर दिया और जिसके कारण उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा। और फिर उसके बाद उसने अपनी सैनिक शक्ति को में वृद्धि की, जिससे वो और अच्छे से युद्ध लड़ सके किसी से भी। ओके, इस तरह वे और शक्तिशाली बन गए। अब नेक्स्ट है हमारा, नए राजवंश ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया? जो नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए उन्होंने क्या किया? तो उत्तर हो जाएगा हमारा, नए राजवंशों ने स्वीकृति को हासिल करने के लिए निम्न कार्य किए। अब ये मत समझ लीजिए कि स्वीकृति कोई लड़की है, नहीं, किसी चीज़ को स्वीकार करने के लिए तो उन्होंने क्या क्या किया है, ये क्या कार्य किए, ये इसका मतलब है स्वीकृति का। तो पहला है, राजा लोग नए राजवंशों को अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। जो नए राजवंश थे उसको तो पहले सामंत या मातहत के रूप में मान्यता देते थे। फिर दूसरा है, अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। जब उनके पास जो अधिक सत्ता और संपदा आ जाती थी, ज़्यादा पैसे, ज़्यादा धन आ जाता था, तो वो जो सामंत थे अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। फिर तीसरा है कि कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। लेकिन पहले तो उसके अधीन रहते थे नए राजवंश, राजा लोग उस नए राजवंशों को अपने सामंत के रूप में मान्यता दे देते थे। ये तक तो ठीक था। अब उनके पास धीरे धीरे सत्ता आने लगी, अधिक सत्ता और अधिक धन दौलत आ गई, तो वो अपने आप को तो महासामंत और महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे। और कभी कभी तो हद कर देते थे, वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र होने का भी दावा करते थे, यानी कि वो उस राजा के अधीन नहीं रहेंगे, उससे स्वतंत्र रहेंगे। ओके, तो उसका भी दावा करते थे। फिर 4 है, उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। जो उद्यमी परिवार थे, जो उद्योगों का उद्योग धंधे करते थे, उनके जो परिवार थे उसके पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए जो सैनिक है उस कौशल का इस्तेमाल किया, उसे लड़ाया होगा। सैन्य कौशल, जब किसी भी देश की जब सैन्य व्यवस्था अच्छी होती है तो उस देश से सब देश डरते हैं। तो इसलिए इन्होंने जो सबसे पहले इन्होंने सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया और अपनी स्वीकृति हासिल कर लिया। इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। ऐसे लोग काम करते थे। ओके, जो आज भी होता है, आज के समय में भी तो यही होता है, थोड़ा सा हाथ बढ़ाओ वो लोग पूरा पकड़ लेते हैं। अब नेक्स्ट है 7 नंबर है, तमिल क्षेत्र में किस प्रकार की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? जो तमिल क्षेत्र थे उसमें किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ, ये हमें बताना है इसका आंसर। तो तमिल क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था का विकास निम्न प्रकार से हुआ। पहला है,
पहला है प्राकृतिक झीलों से सिंचाई की व्यवस्था की गई। जो प्राकृतिक झीलें थीं उससे सिंचाई व्यवस्था की गई। दूसरा है अनेक नहरों को निर्मित किया गया, मतलब अनेक नहरें बनाई गई जिससे सिंचाई व्यवस्था हो सके, इस तरह सुधार किया गया। तीसरा है कई तालाबों और हौजों को निर्मित किया गया। फिर 4 है अनेक क्षेत्रों में नए कुएं खुदवाए गए। इस तरह जो है वो तमिल क्षेत्र में कृषि व्यवस्था का विकास हुआ। पहले तो प्राकृतिक झीलों की सिंचाई की व्यवस्था की गई, उसके बाद नहर निर्माण कराया गया, फिर उसके बाद कई तालाबों और हौजों को निर्मित किया गया। आज भी तालाब देखने को मिलते हैं। फिर अनेक क्षेत्र में नए कुएं खुदवाए गए जो अब धीरे धीरे खत्म हो चुके हैं। ओके, अब तो बस गांव में ही देखने को मिलते हैं कुएं, शहर में तो देखने को ही नहीं मिलेंगे। अब गांव में भी लोग धीरे धीरे उसको मतलब ख़त्म ही करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी। जो चोल मंदिर थे उनमें कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी ये हमें बताना है। उत्तर है हमारा चोल मंदिरों के साथ निम्न गतिविधियां जुड़ी हुई थी। पहला है चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। जो चोल मंदिर थे वो अक्सर अपने आसपास जो विकसित होने वाली अभी जो विकसित हो रही थी बस्तियों के जो है केंद्र बन गया। फिर दूसरा ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। जो चोल मंदिर थे वो शिल्प उत्पादन के केंद्र बन गए। फिर ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए। लोग दान में भूमि देते थे जिससे ये मंदिर और भी संपन्न हो गए। फिर 4 है मंदिरों के लिए काम करने वालों में पुरोहित, मालाकार, जो मंदिरों के लिए काम करते थे पुरोहित, पूजा पाठ करते थे, मालाकार, बावर्ची, खाना बनाने, मेहतर, साफ सफाई करने वाले, संगीतकार जो गाना बजाते हैं, गाना गाते हैं, फिर नर्तक, डांस करने वाले इत्यादि जो है इसमें प्रमुख थे। मंदिर में इतने लोग रहते थे। फिर ये तो मेन लोग थे, और भी लोग रहते होंगे। फिर 5 है मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का एक केंद्र नहीं थे बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। जो चोल मंदिर थे उनके जो थे वो सिर्फ पूजा आराधना का एक केंद्र नहीं था ये, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी केंद्र था। तो इतनी गतिविधियां जो है चोल मंदिर से जुड़ी हुई थी। इसमें जो लोग अक्सर विकसित होने वाली जो बस्तियां थी वो केंद्र बन गए, बस्तियों के जो है ये चोल मंदिर केंद्र बन गया। फिर इसमें शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। फिर ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए। और फिर मंदिर के लिए काम करने वाले जो पुरोहित थे, मालाकार थे और बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि प्रमुख थे इसमें। फिर मंदिर जो थे वो सिर्फ पूजा आराधना के केंद्र नहीं था जैसे आज पूजा आराधना का ही केंद्र होता है, वो जो था बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी केंद्र था मंदिर। ओके, इस तरह जो इसकी गतिविधियाँ चोल मंदिरों के साथ जुड़ी हुई थी। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा आओ विचार करें। ये देखिए नेक्स्ट है आइए विचार करें। इसमें 9 नंबर है मानचित्र 1 को दोबारा देखें और तलाश करें कि जिस प्रांत में आप रहते हैं उसमें कोई पुरानी राजशाहियाँ थी या नहीं थी, यानी राजाओं के राज्य थे या नहीं थे। तो ये आपको पता करना है मानचित्र में देख के। जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे कोई कहना कि आप जिस प्रांत में रहते हैं क्या वहाँ पे ये कोई राजाओं के राज्य थे या नहीं थे, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा मानचित्र 1 का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि जिस राज्य में हम रहते हैं वहाँ इंद्रप्रस्थ नामक राजशाही स्थापित थे जिसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। जो इंद्रप्रस्थ था उसको आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। ये राजशाही स्थापित थी। इसके अतिरिक्त अन्य राजशाही और वर्तमान प्रांत का नाम इस प्रकार से है, दिखाती हूँ अब आपको आगे। इस प्रकार से है। फिर है देखिए यहाँ पे राजशाही और वर्तमान प्रांत का नाम गुर्जर प्रतिहार, बताइए ना गुर्जर प्रतिहार गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश में। यहाँ पे ये शासक थे गुर्जर प्रतिहार। पाल जो थे वो बंगाल और बिहार के शासक थे। उत्कल वंश ये जो था वो उड़ीसा में था। पूर्वी चालुक्य ये आंध्र प्रदेश में थे। राष्ट्रकूट महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक में थे। चोल जो थे वो तमिलनाडु में थे। चेर केरल में, पांड्य दक्षिण तमिलनाडु में। ये
वर्तमान प्रांत का नाम है और इतने लोग मतलब शासन किए यहाँ पे। ओके, ये आपको लिस्ट पूरा दे दी। अब आपको ये बताना आप किस राज्य से हैं, कमेंट में आप ज़रूर बताना। ओके, और ये भी बताना कि आप किस राज्य से हैं, तो किस शासक ने वहाँ पे शासन किया। ओके, अब नेक्स्ट है 10 नंबर। जिस तरह के पंचायती चुनाव हम आज देखते हैं उनसे उत्तर मेरूर की चुनाव किस तरह से अलग थे। उत्तर मेरूर की चुनाव जो है वो किस तरह से भिन्न थे जिस तरह के हम आज चुनाव देखते हैं। तो ये कोई क्षेत्र है उत्तर मेरूर, इसकी मतलब देखते हैं किस तरह से भिन्न था। तो वर्तमान समय की पंचायत चुनाव उत्तर मेरूर के चुनाव में अंतर, यहाँ पे हम लोग दो भाग किए हैं, इधर उत्तर मेरूर की चुनाव है, ये वर्तमान समय की चुनाव है। तो पहला है वर्तमान समय में कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनाव होता है, और उत्तर मेरूर के चुनाव जो होते थे वो लॉटरी पद्धति द्वारा विभिन्न समितियों के सदस्य चुने जाते थे। इसमें लॉटरी पद्धति के द्वारा होता था, इसमें जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। अब नेक्स्ट है दूसरा, मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवारों को मत देता है। आज के समय में जो है वो मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवारों को मतलब मत देता है, अपना वोट देता है। और उत्तर मेरूर के चुनाव में जो है चुनाव पूर्ण रूप से प्रत्याशियों के भाग्य पर निर्भर करता था, क्योंकि लॉटरी के द्वारा होता था तो उसके भाग्य पर निर्भर करता है कौन निकलेगा। आज भी लॉटरी में तो यही होता है कि जिसके भाग्य में, जिसके नसीब में रहता है उसी को मिलता है, तो उसी तरह तब भी था। लेकिन आज के समय में तो जो है प्रत्याशी है वो अपना मत अपने पसंद के उम्मीदवारों को देता है और तब ऐसे चुनाव होता है। तो ये था इसका अंतर, इसमें इन दोनों चुनाव में, आज के चुनाव में और उत्तर मेरूर के चुनाव में अंतर। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, आइए करके देखें। इसमें 11 नंबर है। इस अध्याय में दिखलाए गए मंदिरों से अपने आसपास के किसी मौजूदा मंदिर की तुलना करें और जो समानताएं या अंतर आप देख पाते हैं उन्हें बताएं। आपके जो आसपास मंदिर है उससे आपको तुलना करना और उसमें जो समानताएं और अंतर हैं देख सकते हैं आप, उन्हें भी बताना है आपको। उत्तर हो जाएगा असमानताएं। पहले देखते हैं। इस अध्याय में दिखलाए गए द्रविड़ शैली के स्थापत्य कला द्वारा निर्मित है। द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, ये स्थापत्य कला द्वारा निर्मित है, लेकिन वर्तमान के अधिकांश मंदिर जो हैं वो बेसर शैली स्थापत्य कला द्वारा निर्मित होते हैं। तब के मंदिर जो थे वो द्रविड़ शैली में थे और अब के मंदिर जो हैं, अधिकतर मंदिर जो हैं वो बेसर शैली में है, स्थापत्य कला द्वारा निर्मित है। बेसर शैली में द्रविड़ और नागर शैली का सम्मिश्रण होता है। इसमें ये तो सिर्फ द्रविड़ शैली में था तब के जो मंदिर दिखलाए गए हैं उस चैप्टर्स में, और लेकिन अब का जो बेसर शैली का मंदिर है वो दोनों में होता है, द्रविड़ और नागर शैली दोनों का मिश्रण है बेसर शैली का मंदिर। ओके, और इसमें समानताएं क्या है ये देखना है। समानताएं, इन दोनों मंदिरों में समानता यह है कि इन दोनों मंदिरों के गर्भगृह में ही मूर्ति स्थित होती है। जो द्रविड़ शैली के मंदिर थे उसमें भी जो मूर्ति है वो गर्भगृह में स्थित होती है, और आज की जो बेसर शैली के मंदिर है इसमें भी जो है वो मूर्ति जो है वो गर्भगृह में ही स्थित होती है। तो ये इसकी समानताएं हैं। ओके, अब नेक्स्ट है 12 नंबर है। आज के समय में वसूली जाने वाले करों के बारे में और जानकारी हासिल करें। क्या ये नगद के रूप में है, वस्तु के रूप में है या श्रम सेवाओं के रूप में? क्या आपको नगद मिलता है आज के समय में, या वस्तु के रूप में मिलता है, या श्रम सेवाओं के रूप में मिलता है? ये आपको करों के बारे में जानकारी हासिल करके बताना है। तो उत्तर हो जाएगा वर्तमान समय में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के रूप में कर वसूल किए जाते हैं। आज के समय में जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के रूप में जो है वो कर वसूले जाते हैं। प्रत्यक्ष कर के रूप में आय कर, संपत्ति कर, उत्तराधिकार कर और मृत्यु कर आदि। अप्रत्यक्ष कर के रूप में उत्पादन शुल्क। जो प्रत्यक्ष कर के रूप में वो है आयकर, संपत्ति कर, उत्तराधिकार कर और मृत्यु कर। ये जो है ये प्रत्यक्ष कर के रूप में, और अप्रत्यक्ष कर के रूप में जो है वो उत्पादन शुल्क, बिक्री कर आदि प्रमुख है। वर्तमान समय में सभी कर नगद अथवा चेक के द्वारा जमा किए जाते हैं तथा किसी भी कर का भुगतान वस्तु के रूप में अथवा श्रम सेवाओं के रूप में नहीं लिया जाता है। आज के समय का जो कर है वो नगद, या तो नगद दिया जाता है या तो चेक के रूप में दिया जाता है।
तथा किसी भी प्रकार का जो भुगतान है वो वस्तु के रूप में अथवा श्रम के रूप में नहीं किया जाता है। तो ये फ़र्क है तब में और अब में। इसमें हमें यही बताना था आज के समय में जो वसूले जाते कर, उसके बारे में आज जानकारी हासिल करके मैं ये बताना क्या ये नगद के रूप में, तो हाँ ये नगद के रूप में दिए जाते हैं, नगद अथवा चेक के रूप में। ओके, ये कोई वस्तु या श्रम के रूप में नहीं दिए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो इसके लिए धन्यवाद। और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।